गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। व्हाट इज़ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? स्टेबिलिटी से क्या होता है? पावर सिस्टम तो अपने आप में वैसे ही स्टेबल है। अगर पावर सिस्टम स्टेबल है आपके हिसाब से, तो हम लोग फॉल्ट्स क्यों पढ़ते हैं? अगर पावर सिस्टम स्टेबल है हमारे आपके हिसाब से, तो हम लोग उन कंडीशंस को क्यों पढ़ते हैं जो हमारा इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं? हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस को क्यों पढ़ते हैं? और हम ऐसी चीज़ों को क्यों चाहते हैं कि जिससे कि हमारा जो भी फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस हैं या जो भी हमारे नॉमिनल डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको हम पढ़ करके उनको एक सही टाइम से सही करने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों को हम क्यों पढ़ते हैं? ये सब आउटकम है, या इन सब से हम जो आउटकम निकालना चाहते हैं वो है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। किस चीज़ का आउटकम निकालना चाहते हैं हम? पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का। तो हमारा अल्टीमेट गोल अगर किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए है तो वो है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए, जो टर्म है हमारे सामने वो है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। तो इसको एम्फेसाइज करते हुए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ it is the ability of an electric power system for a given initial operating condition to regain a state of operating equilibrium after being subjected to physical disturbances, with most variables bounded so that practically the entire system remains intact. यहाँ पर जो हम मेजर चीज़ों की बात कर रहे हैं वो ये है कि आप जो भी इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशन पे बात कर रहे हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशन में मैंने आप सबको पिछली क्लासेस में समझाया है कि हम लोग इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशंस को ट्रांजिएंट एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करते हैं। और जो हमारा सिस्टम जब स्टेबल होता है और जब स्टेबिलिटी के थ्रू माध्यम से या इट गेट्स स्टेबल और स्टेबल चल रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अभी जो एनालिसिस है, इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी कब होगी? वो उस वक्त होगी जब हमारा जो पावर सिस्टम है वो किसी भी गिवन इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए वो अपना स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग इक्विलिब्रियम जो भी था उसको रीगेन करे। और ये तब रीगेन करे जब इसको फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस कहीं ना कहीं से आ रहे हों। फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस में आप देखिए बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं। जैसे सपोज़ करिए कि कहीं पे फॉल्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं फॉल्ट हो रहा है तो इट्स अ टाइप ऑफ फिज़िकल डिस्टर्बेंस। अब फिज़िकल डिस्टर्बेंस में आप वो फॉल्ट के कई कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़िज़िकल डिस्टर्बेंस जो है वो फिज़िकली नहीं होते, या वो फॉल्ट जो है फिज़िकली नहीं हो रहा। अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल लें कि अभी आंधी चली, आंधी चलने के बाद में एकदम से पेड़ गिरे। अगर पेड़ गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर लाइन को डिस्टर्ब कर दिया उसने तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए उसने कोई भी लाइन को डिस्टर्ब कर दिया या लाइन के ऊपर गिर गया पेड़, तो क्या होगा? वहाँ पे फॉल्ट आपका आएगा। ठीक है, हो सकता है लाइन शॉर्ट हो जाए, दो लाइन आपस में मिल जाएँ, है ना, दो फेजेस मिल जाएँ लाइन की। मींस जो आप देखते हैं 3 वायर सिस्टम, इनमें आपका फेजेस आपस में मिल जाएँ। फेजेस मिल जाएंगे तो क्या होगा? वो तो आपका ओवर करंट जो है वो वापस अपनी जगह पे जाएगा। तो ये सब कुछ एक इश्यूज़ बनेंगे। तो कोई भी फिज़िकल डिस्टर्बेंस किसी भी टाइप का, इवन ये जो ओवर करंट है, मैंने कईयों बार बताया है कि ओवर करंट जो है इट कैन डिस्टर्ब द जनरेटर टू। ये तो जनरेटर का भी डिस्टर्बेंस है बहुत बड़ा। तो ये सब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो झेलनी पड़ती हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं इसको कैसे हम लोग ठीक करते हैं? मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को अटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
इसके लिए हम लोगों ने कुछ नॉमिनल वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स की हम बात करते हैं जो इनिशियली हम लोगों के, जैसे मान लीजिए कि हम लोग खड़े हैं, अगर हम लोग खड़े हैं तो हम किसी एक ऐसी सरफेस पे खड़े हैं जो फ्लैट है, और एक ऐसी सरफेस पे खड़े हैं जो थोड़ा सा मतलब उठी हुई है। तो आप ये कैसे जज कर रहे हैं कि सरफेस उठी हुई है? फ्लैट वाले के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो जो फ्लैट वाला है वो कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ ना कुछ पहले से डिफाइंड चीज़ है कि फ्लैट ही होना चाहिए, तभी आप फ्लैट बना रहे हैं। तो वैसे ही हमारे कुछ प्रैक्टिकली सिस्टम के कुछ वेरिएबल्स हैं जो एज इट इज़ इंटैक्ट रहने चाहिए, और उसको जो वेरिएबल्स हैं वो हम लोगों को उस टाइप्स, अगर मान लीजिए नहीं है, फॉल्ट के कारण वो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो हमको सिस्टम में वो वेरिएबल्स वापस लाना है। तो ये हम सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। तो ये जो डायग्राम्स हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, कि ये जो डायग्राम्स हैं ये बहुत ही मीन्स ये डायग्राम्स आपके इसी पर्पज़ से बनाए गए हैं कि हम इसमें समझ पाएँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ओके, तो लेट मी जूम इट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम लिया है, ये हमारा पूरा सप्लाई सिस्टम है। सप्लाई सिस्टम में आप देखें कहीं पर भी फॉल्ट आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, ये आपका इवन फॉल्ट आ सकता है, ये देखिए होम तक पहुंच रहा है प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन या जनरेटिंग यूनिट के बाद में ट्रांसफार्मर पे पहुंच रहा है, ट्रांसफार्मर के बाद में आपका ट्रांसमिशन लाइन में पहुंच रहा है, ट्रांसमिशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आपका सब स्टेशन तक पहुंच रहा है, फिर आपके घर के पास के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पहुंच रहा है, एंड नेक्स्ट उसके बाद में आपके घर तक पहुंच रहा है। इस दौरान कई हज़ार किलोमीटर्स की हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कई हज़ार किलोमीटर्स की ये बात हो रही है, तो यहाँ पर कभी भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये इश्यूज को हमें मैनेज करना होता है यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टेबिलिटी को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो स्टेबिलिटी है ये ग्रिड से बहुत हद तक रिलेटेड है। वैसे तो मैं ग्रिड को कई बार समझा चुका हूँ आप सबको, आप प्रीवियसली कई बार, लेकिन मैं फिर से एक बार ग्रिड को थोड़ा सा और यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे बताऊँगा तो शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जब आप ग्रिड की बात करेंगे तो ग्रिड जो है हमारा वो यहाँ पर नॉर्थ, मैंने आपको बताया था कि ग्रिड जो है वो 5 टाइप के हैं। ठीक है, जैसे ये सबसे ऊपर जो है दिस वन इज़ द नॉर्थ रीजन, जो बीच वाला है दिस वन इज़ द वेस्टर्न, दिस वन इज़ नॉट, दिस इज द वेस्टर्न, और जो राइट वाला है दिस वन इज़ द ईस्टर्न, और जो सबसे राइट में आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। और जब मैं इसको साउथ में लेकर के जाऊंगा तो दिस वन इज़ द साउथ, दिस वन इज़ द साउथ रीजन। जब आप इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे, जब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे ओवरऑल प्रोडक्शन में जो नॉर्थ रीजन है, देखिए सब कुछ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है ना। मैं एक इसमें एक छोटी सी चीज़ को और ऐड करना चाहूँगा कि आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले जब एंशियंट टाइम था, तो एंशियंट टाइम में हमारे पास में जो गंगा रीजन था, गंगा रीजन यहाँ कहीं पर आपका था। जो गंगा रीजन था, गंगा रीजन के आसपास जितने भी एरियाज़ थे वहाँ पर मैनकाइंड सबसे पहले आया। ठीक है, पॉपुलेशन भी यहाँ की ज़्यादा थी। आज भी जब आप देखेंगे तो जो एरिया गंगा रीजन के आसपास है, जैसे आपका यूपी है, बिहार का रीजन है, जो भी, ये सब बहुत समृद्ध जगह है। यहाँ पर जो कोल फील्ड्स हैं ये भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और वो सब कुछ क्यों है? क्योंकि गंगा है यहाँ पे, और बहुत सारी और नदियाँ और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जो हमें प्राकृतिक रूप से यहाँ पर मिली हुई हैं। तो इसीलिए यहाँ के रीजन में रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा है।
ठीक है। अब जब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो यहाँ कम है, लेकिन जब आप जाएंगे कहाँ पर, इस रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखें नॉर्थ रीजन को पूरे को 55,800 मेगावाट दिया गया है, ईस्ट रीजन को 21,387 मेगावाट दिया गया है, वेस्टर्न रीजन के पास में 51,436 मेगावाट है, और जो साउथ रीजन है वहाँ पर 43,900 मेगावाट है, 43,009 मेगावाट है। तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास में, जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वी आर हैविंग इज what the installed capacity we are having is 314.64 gigawatt, and this is taken at the time of 2017. Right now we are not having any analysis, अभी नहीं है, लेकिन 31 जनवरी 2017 तक हमारे पास में 314.64 गीगावाट का प्रोडक्शन था। बढ़ता जा रहा है अब साल दर साल, और अब सोलार का यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप सब ने ये भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर करी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को थोड़ा और एम्फेसाइज़ करने के लिए और थोड़ा आपको समझाने के लिए, या आप अगर एनालाइज़ करना चाहें मीन्स इस चीज़ को, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मैप भी के थ्रू भी शो किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं एक हल्का सा यहाँ पर आपको पार्ट जूम में देना चाहूँगा, आप एक बार देखें इसको अच्छे तरीके से। हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हों या आपको अच्छा लगे इसमें। ओके ओके, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको एनालाइज करें, है ना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, गो अहेड। अब इसके लिए हम लोगों ने एक थ्योरी लेकर के आए, 1 नेशन 1 ग्रिड एंड 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए आपने देखा कि ग्रिड तो बहुत सारे हैं अभी फ़िलहाल हमारे सामने, 5 ग्रिड्स हैं, और ग्रिड में इंटरकनेक्टिविटी भी है, और वो जो ग्रिड्स हैं वो अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं। पर यहाँ पर बहुत ज़रूरत इस बात की है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा इसके लिए। मुझे कंट्रीज़ का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ में क्या होता है कि उन कंट्रीज़ में कुछ ऐसा है कि वो आसपास में है, और एक कंट्री की फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़, एक कंट्री की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक कंट्री के पास है प्रोडक्शन ज़्यादा, और दूसरी कंट्री के पास डिमांड ज़्यादा है पर प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 50 हर्ट्ज़ में। अब इस कारण से दोनों में बड़ी प्रॉब्लम थी, ख़ास तौर पे जिसको लेना था सप्लाई, जिसकी डिमांड थी, जिसके पास ज़्यादा लोड था जिस कंट्री के पास में, उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे इस चीज़ के। तो अल्टीमेटली बहुत कोशिश की गई कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से काम चलाया जाए। कई कोशिशें की गई, उन्होंने ये सोचा कि यार क्यों ना हम लोग जो डिवाइसेस हैं वो 60 हर्ट्ज़ पे बनाने की कोशिश करें। भाई हमारे यहाँ तो 50 हर्ट्ज़ है, लेकिन हम डिवाइसेस को कोशिश करें, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद दे वर नॉट एबल टू डू इट। फ्रीक्वेंसी के बहुत सारी कंडीशंस होती हैं फ्रीक्वेंसी मैच कराने के लिए, और वो जोग्राफिकल एज वेल एज क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी बेस्ड होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐसे ही काम चले, वो कुछ ना कुछ जोग्राफिकल एज वेल एज आपकी जो कंडीशंस हैं उस पर भी बेस्ड है। तो यहाँ हम लोगों ने भी जो नेशन है उसमें 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी का एक नया कंसेप्ट है जो लेकर के आए थे। ठीक है, उसके लिए यहाँ सामने अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये यहाँ पे उसके लिए किया गया, उसके लिए इन्होंने जो है कोशिशें चालू रखी हैं, और इसमें इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एक आप देखेंगे बीच में ग्रिड है, वो ग्रिड क्या कर रहा है, वहाँ पे कई जनरेटिंग स्टेशंस दे रहे हैं अपना सिस्टम। वो ग्रिड जहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम जो देख रहे हैं आप, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं न्यूमरस ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं जिनको लगाया गया है। और अभी की कंडीशन ये है, कोशिश ये की जा रही है कि क्यों ना एक ग्रिड हो, और ग्रिड में भी चेंजेस इस प्रकार के लाए जा रहे हैं कि ग्रिड को अब स्मार्ट ग्रिड के रूप में हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड क्या करता है,
स्मार्ट ग्रिड का काम ये है कि वहाँ पर कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हमारे ऑटोमेटिक स्विचिंग कंडीशंस या ऑटोमेटिक स्विचेस हैं, वो ऑटोमेटिक स्विचेस क्या करेंगे, उनकी वजह से जो भी इश्यूज़ हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं ये एज ए इंट्रोडक्टरी ले रहा हूँ। इसके आगे हमको सिंगल मशीन इन्फिनाइट बस सिस्टम, ठीक है, फिर कंडीशंस क्या है स्टेबिलिटी की, फिर इसके आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ों को हमें आगे देखना है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं आगे फिर दूसरे वीडियो में आपको देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग।